तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद कुमार और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये है सुपर 30। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहतर रहने वाली है, इसलिए ये वीडियो को कोई स्किप नहीं करेंगे और एक एक करके हम सारा का सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ऑब्जेक्टिव के बाद फिर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और उसका भी सॉल्यूशन दूंगा कि किस टाइप का बनेगा, और यही परीक्षा में आएगा। 100% गारंटी है इसी टाइप का परीक्षा में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये चैनल नया है और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो में आपको देने का प्रयास करें। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन में 1 में बोला गया है, यदि 156 का भाज्य होगा 2x इंटू 3 इंटू 13 के रूप में है तो x का मान है। तो ये x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 156 का भाज्य है, तो भाज्य गुणनफल आपको पता है क्या है, ये 156 पहला का सॉल्यूशन ये आपके साथ करते जा रहे हैं। 156 है, 156 का भाज्य गुणनफल निकालना है। 156 है, अब आप देखिएगा 126 का भाज्य गुणनफल बताया है 17 स्टार 39 एक तो जाएगा 3 से जाएगा 13। अब यहाँ पे जा सकिएगा तो 156 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे 2 कितना है 2 बार, यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए एक्स के जगह में क्या, एक्स की जगह में 2 है, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर। तो और 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर में बोला है पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या, तो आप लोग सबको पता है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो क्या ऑप्शन में है, नहीं, समय परिमेय है, वास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई कैसी संख्या है, तो हमने कहा था अभी इनसे बच्चों क्या करेंगे कि इनमें से कोई नहीं मानते, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पाई जो है एक अपरिमेय है और अपरिमेय वास्तविक संख्या में भी हो सकती है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का, ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो पाई जो है एक अपरिमेय है, तो सम भी नहीं होगा, परिमेय तो है ही नहीं, फिर क्या हो गया वास्तविक संख्या। इसमें बच्चे गड़बड़ करता है, इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मार्क के आ जाएगा। तो कोशिश करना है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छे से, और पढ़ने के बाद फिर हम समझेंगे कि क्या बोल रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, एक गलत तो पूरा गलत। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। अब यहाँ पे क्या है, शून्यकों का योग बोला गया है। शून्यकों का योग आपको पता होगा, शून्यकों का योग और एक क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड निकालें। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो आप लोग सबको पता है। हम देखिए शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड में क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये हमारा बी है एक्स का गुणांक है, ये हमारा सी है अचर पद। अब हम यहाँ पे देखिए गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल कितना है 12, और 12 का हम क्या करेंगे, अवाइड गुणनखंड करें। तो अवाइड गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना 2 3। अब इसको 2 2 3 में हमको कितना लाना है 7। तो देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 2 जा 4 और 4 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या है 2 2 4, तो 4x
माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस 12। अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 2। ये सबको पता है, गुणनफल जो है आप लोगों को सबको पता है, लेकिन हम सॉल्व करके बता रहे थे कि यहाँ पे सारा का सारा जितने भी 30 क्वेश्चन देगा तो सारा का सारा सोल्यूशन रहेगा। और जहां पे आपको लगे कि ये मेरे से नहीं बनेगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते जाइएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन जा रहा, तो दोनों में कॉमन जा रहा एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, यहाँ कोई भी संख्या नहीं मतलब हुआ, तो एक्स कॉमन जा रहा है। अब एक्स लिए अब आया यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है माइनस दी। अब सबसे पहले बताइए यहाँ पे 3x है यहाँ पे 12, तो 3 का टेबल में भी 3 आता है और 12 3 का टेबल में आता है, बाकी तो नहीं, एक्स तो एक है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हम यहाँ कॉमन लेंगे ऐसा चीज कॉमन आएगा कि इसके बराबर, अगर इसके बराबर हो तो ही हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो फिर नहीं। तो 3 है फिर क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब लिए सर प्लस है यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो देखिए दोनों बराबर है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर सही हो गया। यहाँ पे क्या होगा x माइनस 4, एक अंदर का लिख लेते हैं, अरे बाहर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम जब निकालते हैं तो इसका क्या निकलेगा 2 शून्य निकलेगा, दोनों प्लस में है, दोनों क्या आएगा प्लस में आएगा। तो प्लस में क्या है x इक्वल टू आ जाएगा 4 और x इक्वल टू आ जाएगा 3। अब बोला है शून्यकों का योग, तो याद रखिएगा जो शून्यकों का योग होता है उसको क्या बोलते हैं माइनस बी बटा ए। अब बोलेगा माइनस बी बटा ए क्यों, तो यह माइनस बी बटा ए होता है जिसको हम बोलते क्या सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणा बटा एक्स को। लेकिन हमको तो सिर्फ बोला है शून्यकों का योग करने के लिए, तो योग मतलब क्या करना है जोड़ना है, तो 4 प्लस 3 बराबर क्या देगा 7। तो क्या 7 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, y इक्वल टू px, अगर यहाँ पे रहता x इक्वल टू py, क्या रहेगा x इक्वल टू py, तो वहां पे क्या होता है शून्य py के शून्यकों, लेकिन यहाँ बोला गया है x का शून्य। तो सबसे पहले देखिए x क्या, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। x अक्ष को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो x अक्ष है वहां पे देखिए कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, तो कितना है 5। तो देखिए कहीं 5 को ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब कोई दिक्कत है नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनफल, 5005 का अभाज्य गुणनफल। तो सबको पता है अभाज्य गुणनफल क्या होता है, जो अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो किए वही हमको यहाँ पे भी करना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनफल क्या है, तो 5005 याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो 5005 आपको मान लीजिए नहीं पता है कि 5005 आए तो लास्ट में देखिए क्या है 5 है, मतलब ये 5 से गुना मतलब भाग लगेगा। तो सबसे पहले क्या करें, आगे यहाँ पे क्या है टेंशन वाली बात। तो सबसे पहले देखिए 5 भी है 7 भी है 11 भी है 7 भी है 13, 5 6 है 7 है 11 है 13, तो 6 तो होगा नहीं क्योंकि 2 होना चाहिए। तो 5 7 11 13, तो देखिए सब में 7 है। तो अब जाहिर सी बात है कि 5 से जब कटा तो अब हमारा 7 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे सब में 7 है। तो देखिए 7 से काट से देखिए, तो देखिए 7 यहाँ 3 हुआ यहाँ 0, 3 0 30, तो 7 4 28। अब बचा कितना 2 बचा, तो 7 दिया ओके। तो दिक्कत अब हम चलते हैं 143, ये तो हमारा इजी है। 143 को अगर हम 11 से करते हैं तो क्या आएगा
30। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 11 × 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ठीक है, 5 × 7 × 11 × 30 कहाँ पे है? 5 × 7 × 11 × 7 × 30। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल होगा। तो देखिए यहाँ पे अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल है, कोई, यार इनमें से कोई। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया हूं कि 3 का मान याद रखना होगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और एक है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये इसमें क्या आता है? इसको बोलते हैं हम अद्वितीय हल, और ये हमारा संगत विकल आता है। याद रखिए, ये हमारा संगत विकल। इसका क्या आता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये हमारा असंगत विकल आता है, और इसमें क्या होता है? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। तो छठा का क्वेश्चन बोला है, दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा? इसके पहले कुछ भी नहीं होता, 1 है। b1 क्या हो जाएगा? 3 है। c1 क्या हो जाएगा? 9। a2 क्या हो जाएगा? 2, b2 क्या हो जाएगा? 5, और c2 क्या हो जाएगा? 7। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है? a1/a2। तो कैसे निकालेंगे? a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा? 1/2। अब b1/b2, तो b1/b2 क्या है? 3/5। तो अब हमारा देखिए दोनों में ही हमारा मैच नहीं कर रहा, दोनों सेम सेम नहीं है, तो कौन सा आएगा ऑप्शन में? ये। तो ये क्या है? अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे अद्वितीय हल ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए के इस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत है। अभी हम जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 में था कि 7वां में सेम चीज बोला कि असंगत है। ये ध्यान दीजिए, असंगत। तभी हम क्या बोले? असंगत क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए हम दो समीकरण दिया हुआ, दो समीकरण को निकालेंगे। फिर क्या है? kx प्लस 10y बराबर 15। अब असंगत के लिए हम क्या करते हैं? असंगत। अभी हम दो चीज बताए थे, संगत और असंगत। तो असंगत के लिए होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1, ये असंगत है। हम सबका वैल्यू निकालेंगे 8/k, क्योंकि a1 क्या है? 8 है, a2 क्या है? k 5/10 नॉट इक्वल टू 9/3। अब हमको सॉल्व करना है। तो देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप लिखिएगा 8/k इक्वल टू 5/10। अब यहाँ पे अब इसमें से निकालना है मान, तो 5 × 10, तो इसको इससे गुना करते हैं तो आठ होना क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए 16 इसमें हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो विध वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac इक्वल टू 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इनमें से कुछ। अब यहाँ पे देखिए दो मूल वास्तविक कब होते हैं? तो आप लोग को ये पता है विविधता का फॉर्मूला कि क्या होता है? d बराबर b² - 4ac, यही होता है। तो d क्या होना चाहिए? तो d बराबर 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 है तो वास्तविक नहीं है, और मूल वास्तविक नहीं है तो ये हमारा नहीं है। और ये इस
ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का वही द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर मान लीजिए d का मान 0 आता है, तो d का मान जब 0 आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेम भिन्न निकलेगा, द्विघात बहुपद जो है सेम सेम निकलेगा। लेकिन अगर ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या लेस देन है, ये नहीं होगा। अब ये बराबर भी है तो बराबर है 0, तो दो भिन्न नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में हम दो भिन्न लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए डी का मान आया है मान लीजिए 4, तो डी का मान जब 4 है तो एक माइनस में आता है एक प्लस में, तो ये हमारा भिन्न हो सकता है। लेकिन अगर डी का मान 0 आता है तो ये नहीं होगा, तो बराबर 0 होगा या फिर ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन 0 आएगा उसको हम बोलेंगे। तो ग्रेटर देन कौन है, तो डी बराबर ग्रेटर देन 0, तो डी का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, देखिए इसको समझने का एक सिंपल तरीका बता है। तो द्विघात समीकरण बोला गया है। अब द्विघात समीकरण में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जब एक्स स्क्वायर का फॉर्म में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं होगा। पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट सेम यहाँ भी है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर होगा, ये भी एक्स स्क्वायर होगा मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो बचा क्या, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, अब इसको गुना करेंगे 2x माइनस 3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, ये 2x खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये त्रिघात हो जाएगा। तो द्विघात घात किसको बोलते हैं, जिसका ऊपर जो है एक्सपोनेंट जो है वहां पे 2 रहता है उसको हम द्विघात बोलते हैं। अगर हम 3 रहेगा तो त्रिघात बोलेंगे और 1 रहेगा तो रेखिक बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोला है, किसी एपी में, सबसे पहले ध्यान दीजिए एपी 30वां पद 10 नंबर बोला है। एपी जो है 10 है 7 है 4, कितना निकालना है 30वां पद। अब 30वां पद ध्यान रखिएगा, हम जब क्लास ले रहे थे उस टाइम बताए थे जहां पे वहां है, मतलब ये पदों की संख्या मतलब n, ठीक है। और आपको पता है कि प्रथम पद ये होता है और टी बराबर क्या होता है सार्वत्तर, जिसको द्वितीय पद से माइनस करते हैं तो 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3। तो ए का मान पता है, डी का मान पता है और एन का मान भी पता है। तो हमको क्या निकालना है कि कितने पद होंगे, मतलब कुल पद ज्ञात करना। तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिठा देंगे मान। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको निकालते हैं तो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। अब इसको गुना के 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 27, 3 6 माइनस 77। क्या कहेंगे माइनस 77 है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं 11। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। क्या बोला है कि एपी 3 7 11 का कौन सा पद 31 होगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा पद हुआ, मतलब एन निकालना है। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले देखिए ए का मान दिया हुआ, ए इक्वल टू क्या है 3,
डी का मान क्या है 7 - 3 = 4। और ये जो 38 है वो ए एन का मान दिया हुआ है। किसका मान है ए एन का मान, क्योंकि यहाँ बोला है कि कौन सा पद 31 होगा, तो ये ए एन का मान। तो निकालना क्या है एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा सेम फॉर्मूला जाएगा। तो चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, तो 31 है, ए का मान 3 + n - 1 × 4। अब यहाँ पे 31, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n - 1 × 4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 28 होगा, 28 = n - 1 × 4। ये कट जाएगा 4 से 1 जा, तो यहाँ पे देखिए क्या आया n - 1 = 7। तो n = 7 + 1 = 8। सही है, 8वां पद है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं समरूप सर्वांगसम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग के लिए है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और ये स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। और जितना लाइक आएगा उतना ही वीडियो बेहतर तरीके से बनाने का कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात को, देखिए क्षेत्रफल बोला है सबसे पहले। ये आपको दे दिया है समरूप त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भुजा दिया, भुजा कितना है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:9। तो भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो हमको क्या निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या। तो देखिए भुजा जब रहेगा क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको स्क्वायर 16:81। ठीक है, कहीं ऑप्शन में चौथा। अगर नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा कि भुजा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हमको जल्दी बनाना है। तो भुजा है, तो भुजा का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ और भुजा का अनुपात, तो जो स्क्वायर है इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो जो है वो आंसर। अब देखिए मूल बिंदु से बिंदु P3,4 की दूरी होगी, मतलब कि बीच की दूरी ज्ञात करना। तो मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या होगा, हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है उसको हम मान लेते हैं 1। ए क्या है 0,0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु 0,0 होता है। और 3 कितना है 3 और 4, तो यह हमारा क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y। अब हम आप क्या करेंगे इसको, तो निकालेंगे बीच की दूरी, AP की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसको जो हम फॉर्मूला से बिठाते हैं, तो x2 3 - 0। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√2 मीटर। तो सूर्य का उपनयन कौन याद करें। अब सूर्य का उपनयन कौन याद करना, तो सबसे पहले देखिए 6 मीटर ऊंचे एक खंबा, 6 मीटर ऊंचा एक खंबा, ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है 20। तो 6 मीटर ऊंचे ये खंबा है, मान लीजिए ये खंबा 6 मीटर है, और ये भूमि पर 2√2 मीटर लंबी हो, मतलब छाया कहाँ बनता है, जब भी हम खड़ा है तो छाया नीचे बनता है। तो ये परछाई जो है वो कितना है 2√2 मीटर। तो ये थीटा को ज्ञात करना है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए थीटा बराबर 6/2√2। क्वेश्चन गलत है, तो 3 है। अब √3 को √3 से परिमेय करते हैं तो क्या आ जाएगा 3√3/3। तो ये खत्म, तो 1, तो बचा क्या √3। तो 10 60, तो 10 60 का मान शायद होता है √3। हाँ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कहीं ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे। तो 21 में क्या बोला है, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उत्तर में मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, एक मीनार है। ये हमारा मीनार है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई है, इसको एच मान देते हैं। ठीक है, एच मीटर। और छाया कितना है 30। अब छाया 30 मीटर है और अवनमन कोण कितना है यहाँ पे इसका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर ए बी बाय बी सी। तो 10 60 = h/30। तो 10 60 का मान कितना आता है √3। तो h का मान क्या आ जाएगा, इसलिए h = 30√3 मीटर। कहीं आंसर में ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा हो परीक्षा की दृष्टि से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 समझने से पहले आप लोग को याद रखना होगा कि ये झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशल है, और ये झारखंड बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। और हम चाहते हैं कि सभी का सभी 100 में 100 लाए, 100 में 100 ही लाए। और ये हम हमारे तरफ से, और आप लोगों को मेहनत जितना कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए अभी ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो Q से केंद्र की दूरी, तो Q से केंद्र की दूरी ध्यान दीजिएगा, Q से केंद्र की दूरी ये हमारे क्या है, एक मान लेते हैं ये त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ये त्रिज्या ही होता है, वो है एक बनेगा ऐसी लंबाई और एक है इस तरह का। इसको P मान लेते हैं, इसको Q से केंद्र की दूरी ज्ञात करें। तो ये हमारा क्या होता है कर्व। ये हमारा लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा OQ बराबर OP² प्लस PQ²। अब इसको निकालेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। तो अगर जोड़ते हैं तो 915 और 6 625। तो 625 का कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो नहीं है 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्र, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस तरह से वृत्त है, इसका त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अब यहाँ क्या बोला गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। हम जानते हैं ये जो होता है हमारा क्या होता है 14 सेंटीमीटर। OAPB। अब यहाँ से ध्यान, अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए त्रिज्या खंड। तो हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री और R बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री 22
बटा 7 गुना 8 का कितना है 14 गुना 14 सेंटीमीटर। 9 36 7 दुना 14 2 दुना 4 2 11 तो 11 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम गुना करते हैं तो 140 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर है ऑप्शन नंबर। अब हम समझते हैं व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप। व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा व्यास डी वाली। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यास डी बोला गया है मतलब त्रिज्या। सबसे पहले देखेंगे कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr होता है और 2πr जब होता है तो 2πr और r बराबर क्या होता है d/2 ठीक होता है। अब r की जगह में क्या बैठाएंगे d/2 तो 2πd/2। तो इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा π2। तो कहीं πd है तो कहीं πd नहीं है लेकिन यहाँ पे 2πd/2 मतलब कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तीसरा। समझ में आ गया। चलिए मैथ में बोल रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है तो देखिए 25। सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। शंकु है अब ये शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान ये हमारा क्या है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है नहीं दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो व्यास है ये पूरा व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका है 12 सेंटीमीटर। इसको निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले त्रिज्या पहले लिखें डी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा 10/2 तो कटेगा तो 5 तो 5 सेंटीमीटर होगा आर का मान। अब क्या है एच बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर। तो एल निकालना था। एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये 128। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 169। तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 सेंटीमीटर ये हमारा कर देगा एल समान। तो कहीं 13 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1। त्रिज्या आर वाले आर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आर वाले आर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है देखिए ये जो है ये आर्ध गोला है। आर्ध गोला है तो ये जो है इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसको मिलाएंगे तो ये कुल पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। इसमें 1πr स्क्वायर को मिला दिया आधार का क्षेत्र। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो क्या हो जाएगा 3πr। ये हमारा हो जाएगा 3πr कुल पृष्ठीय। कुल के जगह संपूर्ण भी रहेगा तो भी समझेंगे वही। और ये हमारा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वक्र है ठीक है। ये हमारा आधार का क्षेत्रफल है और ये नहीं है गलत है यहाँ पे क्यूब होता तो ये हमारा हो जाता अर्धगोला का आयत। ठीक है प्रथम 3 सम संख्याओं का मान होगा। प्रथम 3 सम संख्या आप ये देखिए सम संख्या प्रथम बोला तो हम लिखते क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकिन यहाँ बोला है प्रथम 3 सम संख्या सम। तो सम संख्या क्या होगा तो 2 4 6 8 तो 3 बोला है तो 2 4 6। और हम माइथ जानते हैं माइथ क्या होता है सभी परीक्षणों का योगफल बटा कुल परीक्षणों की संख्या। ये 9 क्लास का भी बुक में। तो यहाँ देखिए सभी परीक्षणों का योगफल। योगफल मतलब जोड़ना कुल परीक्षणों की संख्या कितना 1 2 3 तो 3 जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 12/3 तो काटेंगे तो कितना आएगा 4। हमारा क्या आ जाएगा मैट्रिक्स जाएगा। तो यही ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन संबंध सही ये आपको कमेंट कीजिए जल्दी से 2 मिनट का समय है। 28 में सबसे पहले देखिए 28 नंबर में क्या हुआ कि निम्न में से तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या है 3 माध्यक बराबर 2 माध्यम
प्लस बगल। तो क्या ये फॉर्मूला है किसमें? अगर ये है 2 माध्यक बराबर 3 माध्यक माइनस बगल, इसको हम इधर कर दें तो 3 माध्यक माइनस बहुलक बराबर 4 माध्यक। तो यही है हमारा। तो 2 माध्यक बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है ये आप लोगों के लिए है, और ये आप लोगों को तो सबको पता है कि क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं का मान हो। तो सबसे पहले ये है जो प्रायिकता का, और हम जानते हैं जो प्रायिकता होता है जितने भी घटना होता है उसका सबका वैल्यू एक ही होता है, सेम। तो क्या होगा यहाँ पे किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं का मान होगा। तो देखिए 29 नंबर में क्या है, तो ये आप लोग भी आंसर में कमेंट में कीजिए जल्दी से। पीई प्लस पीई नहीं का होता है 1, और ये हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 कहीं है, ठीक है। सामान्य वर्ष में, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सामान्य। तो सामान्य वर्ष मतलब एक वर्ष बराबर कितने दिन? 365। अगर लीप वर्ष होता तो क्या हो जाता? 366 होता। तो यहाँ पे क्या बोला गया? 53 रविवार। रविवार की संख्या कितना है? 53। तो 53 रविवार है तो उसकी प्रायिकता दो, मतलब रविवार की प्रायिकता निकालना। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर 53/365, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो है कई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा सही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बाय, फिर मिलते हैं।